नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग भारत के उस किले की चर्चा करने जा रहे हैं जो भारतीय इतिहास का जीवंत साक्षी रहा है, जिसने मुगलों का वैभव भी देखा, विदेशी आक्रमणों का मार भी झेला और अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार भी सहा और स्वतंत्र भारत के तिरंगे को एक नई ऊंचाई भी दी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के लाल किले की। जब शाहजहां शासन कर रहे थे, उन्होंने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का निश्चय किया और उन्होंने यमुना किनारे एक नई शाहजहानाबाद की नींव रखी और उन्होंने दिल्ली के केंद्र में लाल किला निर्माण करने का निश्चय किया, जिसका मुख्य निर्देशन उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया गया, जिसने ताजमहल का भी पूरी तरह से निर्देशन का कार्य उस्ताद अहमद लाहौरी को ही दिया गया था। इसलिए शाहजहां को पहले से ही उस्ताद अहमद लाहौरी पर पूरा विश्वास था कि यह जिनको हम कार्य सौंप रहे हैं वह पूरी तरह से हमारे विश्वास पर खरे उतरेंगे, क्योंकि वह ताजमहल को बना चुके थे। वो और जैसा ताजमहल बना सब उनको जानते ही हैं, कितना बेहतर है, कितना अलौकिक है। तो इसीलिए शाहजहां लाल किले का भी निर्देशन उस्ताद अहमद लाहौरी को दिए। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, निर्माण कार्य 1638 से 1648, मतलब जो लाल किले का निर्माण किया गया वह 10 साल लगा। मतलब 1638 से लेकर 1648 तक लाल किला बनने का समय। तो और भी देखते हैं। शाह शाहजहां ने जब अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का निश्चय किया, तो उसने यमुना नदी के किनारे नई राजधानी शाहजहानाबाद की नींव रखी। जब शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का निश्चय किया, तो उसने यमुना नदी के किनारे एक नई राजधानी शाहजहानाबाद की नींव रखी। फिर देखते हैं। देखें, राजधानी केंद्र में उसने 1638 ईस्वी में लाल किले का निर्माण प्रारंभ करा। जब दिल्ली को चुना गया राजधानी के लिए, तो दिल्ली के केंद्र में लाल किले का निर्माण प्रारंभ किया गया 1638 में और इनका प्रमुख निर्देशन उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया गया कि जितना लाल किले का जो भी कार्य होगा वह उस्ताद अहमद लाहौरी की देख रेख में होगा। और भी देखते हैं। देखिए, निर्माण का कार्य उस्ताद अहमद लाहौरी के निर्देशन में हुआ। यही ताजमहल के भी मुख्य शिल्पकार थे। 10 वर्षों तक हजारों मजदूरों, कारीगरों, इंजीनियरों और कलाकारों ने
दिन रात मेहनत। देखें तो लाल किले के निर्माण में 10 वर्षों तक मजदूरों, कलाकारों, कारीगरों, इंजीनियरों ने दिन रात मेहनत की और 10 साल में लाल किला बनकर तैयार हुआ। और भी देखते हैं, 1648 में निर्माण पूर्ण हुआ और शाहजहां ने यहाँ दरबार सजाना शुरू किया। यह किला न केवल रहने का महल था बल्कि राजनीतिक, प्रशासन और संस्कृति का केंद्र भी था। जब 1648 में लाल किला बनकर तैयार हो गया तो शाहजहां ने यहाँ पर दरबार लगाना शुरू कर दिया और वहाँ पर राजनीतिक, प्रशासनिक सभी कार्य वहाँ पर सुचारू रूप से चलने लगे। और भी देखते हैं, इसकी दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी और कुछ हिस्से संगमरमर से सजाए गए हैं। इसकी जो दीवारें हैं वह लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं और कुछ हिस्से संगमरमर से भी सजाए गए हैं। इसकी अगर हम लोग लंबाई देखें तो लगभग 2.41 किलोमीटर और इसका ऊंचाई 18 से लेकर 33 मीटर तक है। तो काफ़ी लाल किला बड़ा है, काफ़ी भव्य है। और भी देखते हैं, देखें स्थापत्य की विशेषता। स्थापत्य की इसमें विशेषताएं क्या हैं, क्या है जो इसे काफ़ी आकर्षक बनाता है, काफ़ी रोचक बनाता है, देखते हैं उसको भी। मुख्य द्वार देखें तो लाहौरी गेट मुख्य प्रवेश द्वार आज भी यहीं से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। जो आप देखते हैं लाहौरी गेट, वह आज भी जहाँ से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, यह वही लाहौरी गेट है जो कि आप जब लाहौर जाना चाहेंगे तो इसी गेट से जाएंगे आप, क्योंकि यह गेट लाहौर की तरफ जाता है। और भी देखते हैं, दिल्ली गेट सुरक्षा हेतु दक्षिण दिशा में है। जो दिल्ली गेट है यह सुरक्षा को लेकर यह दक्षिण दिशा में है, मतलब यह दक्षिण दिशा की ओर खुलता है। आप इससे आप दक्षिण दिशा में अगर जाना चाहते हैं तो इस गेट का उपयोग किया जा सकता है। और भी देखते हैं, हाथी पोल, हाथियों और घोड़ों का आवागमन। जब भी जुलूस निकलता है तो उसमें हाथियों का इस गेट से बाहर निकलना होता है। इससे हाथी और घोड़े भी निकलते हैं जुलूस के समय, या फिर जब कभी भी सैनिक दृष्टि से कोई परेड होता है तो वहाँ पर इसी द्वार से हाथी और घोड़े बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। मतलब यह जुलूस निकलने का यह एक रास्ता है, हाथी पुल जिसे हम कह रहे हैं। और भी देखते हैं, अंदर प्रवेश करने पर मिलता है छत्ता चौक। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर छत्ता चौक मिलता है। छत्ता चौक क्या है, वहाँ पर क्या होता था उस समय,
देखते हैं उसको भी। शाही बाजार, यहाँ कपड़े, गहने, हथियार सब बिकते थे। जो छत्ता चौक है वहाँ पर शाही बाजार लगता था वहाँ पर, और वहाँ पर कपड़े, गहने और हथियार भी बिकते थे वहाँ पर। तो काफ़ी भव्य है वह भी। प्रमुख इमारतें देख लेते हैं कि लाल किला में प्रमुख इमारतें भी हैं। कैसी कैसी इमारतें हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला आता है दीवान ए आम, जहाँ बादशाह आम जनता की फरियाद सुनते थे। उसमें एक प्रमुख इमारत में अगर देखा जाए तो पहला नाम आता है दीवान ए आम। मतलब कि शाहजहाँ आम जनता की फरियाद वहाँ पर सुनता था। मतलब जनता से वह मिलता था, वो जनता का दुख दर्द समस्याओं को सुनता था वो, जिसे दीवाने आम कहा गया। यह इमारत का नाम है दीवाने आम। और भी देखते हैं दीवाने खास। केवल खास मेहमानों के लिए यहाँ प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था, जिस पर कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। जो दीवाने खास है, यह खास मेहमानों के लिए था। यहाँ पर सब कोई नहीं मिल सकता था, केवल जो खास मेहमान हैं वही यहाँ पर मिलते थे, क्योंकि यहाँ पर मयूर सिंहासन भी था और कोहिनूर हीरे से जड़ा हुआ। तो यहाँ पर केवल कौन लोग मिलते थे? केवल खास लोग मिलते थे। सब लोग यहाँ पर नहीं मिलते थे, क्योंकि यह खास लोगों के लिए यह बनाया गया था। और भी देखते हैं रंग महल, रानियों का निवास। फव्वारे और पानी की धाराएं इसे ठंडा रखते थे। और उसी में रंग महल भी था। रंग महल में रानियां निवास करती थी, और वहाँ पर फव्वारे, फव्वारे का मतलब होता है कि पानी छींटे के रूप में बाहर निकलता है। मतलब फव्वारा, पानी अधिक नहीं, लेकिन छींटे के रूप में वह बाहर निकलता है, उसे फव्वारा कहा जाता है। और वहाँ पर देखें तो पानी की धाराएं भी होती थी वहाँ पर, जो कि दीवारों को ठंडा रखती थी। तो यह रंग महल था। और भी देखते हैं मोती मस्जिद, औरंगजेब ने बनवाई। छोटी पर संगमरमर से बनी अनमोल धरोहर थी। इसमें अगर देखें तो औरंगजेब मोती मस्जिद बनवाए, जो कि काफ़ी छोटी थी वो, लेकिन संगमरमर से बनी हुई थी, तो काफ़ी वह भव्य लगती थी वो। वह एक धरोहर था वो। और भी देखते हैं हयात बख्श बाग। यहाँ पर हयात बख्श बाग भी बनाए गए, जिसमें हरे भरे बाग बगीचे और झरने थे। जो हयात बख्श बाग है, इसमें हरे भरे पेड़ पौधे, बगीचे भी थे। और भी देखते हैं और क्या था इसमें। देखें स्थापत्य कला, यह फारसी, तुर्की और भारतीय कला का अनूठा संगम है। अगर देखा जाए स्थापत्य कला में, तो फारसी और तुर्क और भारतीय शैली का अनूठा मिश्रण दिखाई पड़ता है। तो काफ़ी भव्य है यह, क्योंकि यहाँ पर फारस से और तुर्क और भारतीय कलाओं का संगम यहाँ पर दिखाई देता है।
तो काफ़ी अनोखा संगम है। सब सब यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर। और भी देखते हैं मुगल काल का वैभव और अवनति। मुगल काल का वैभव भी देख लेते हैं कि मुगल काल जब चरमोत्कर्ष पर था और उसकी अवनति, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। शाहजहां ने इसे राजधानी बनाया, लेकिन अंतिम समय में वह आगरा किले में कैद कर दिए गए। शाहजहां ने इसे अपनी राजधानी तो बनाया, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में शाहजहां को कैद कर लिया गया अपने ही पुत्र औरंगजेब के द्वारा। उन्हें कैद कर कर जेल में डाल दिया गया, कैद खाने में डाल दिया गया। और भी देखते हैं औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया और किले को और सुरक्षित बनाया। जब औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया तो जो किला है वह और भी सुरक्षित हो गया, और भी मजबूत हो गया सुरक्षा की दृष्टि से। तो यह भी काफ़ी अच्छा रहा। औरंगजेब ने एक सुरक्षा को लेकर अच्छे कार्य किए यहाँ पर। और भी देखते हैं उसके बाद मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह रंगीला आदि सभी यहीं से शासन किए। उसके बाद अगर देखें तो जो भी शासक है बहादुर शाह प्रथम, और जो भी यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला, यह भी यहीं से शासन किए। तो यहाँ पर औरंगजेब के बाद भी यहाँ पर देखेंगे तो मोहम्मद शाह रंगीला और बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह प्रथम यहीं से शासन किए। और भी देखते हैं लेकिन धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया। लेकिन धीरे धीरे मुगल साम्राज्य क्या हुआ, कमजोर होता गया, क्योंकि अच्छे शासक नहीं आए। जब मजबूत शासक नहीं रहेंगे तो साम्राज्य क्या होगा, धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। और वही मुगल साम्राज्य में दिखाई दिया कि एक समय के बाद कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं आए। जैसे औरंगजेब का शासन काल खत्म हुआ, उसके बाद जितने भी शासक आए तो उतने मजबूत नहीं थे। जब मजबूत नहीं रहेंगे तो शासन काल आपका लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, अपने साम्राज्य का उतना विस्तार नहीं हो पाएगा। तो आपका साम्राज्य एक पतन की तरफ अग्रसर होगा। और भी देखते हैं, देखिए विदेशी आक्रमण और लूट। देखते हैं यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुए और यहाँ पर लूटें भी हुई, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1739 नादिर शाह का हमला, दिल्ली पर आक्रमण किया, लाल किले में मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट लिया। 1739 में नादिर शाह आक्रमण करता है दिल्ली में और वहाँ से मयूर सिंहासन और हीरा को लूट कर ले जाता है वो। तो यहाँ पर मयूर सिंहासन भी चला गया और जो हीरा है वह भी चला गया, जो कि कोहिनूर हीरा बोलते हैं। कोहिनूर हीरा यहाँ से नादिर शाह लूट कर अपने देश ले गया। 1752 मराठों का कब्जा, मुगल बादशाह केवल नाम के शासक रह गए। 1752 में मराठों का कब्जा हो गया और मुगल बादशाह केवल नाम के शासक रहे। तो यह भी काफ़ी मुगलों के लिए काफ़ी दुखद घटना है यह। और भी देखते हैं 1761
तीसरा पानीपत युद्ध 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। देखते हैं इसको। अहमद शाह अब्दाली की विजय से दिल्ली की स्थिति और बिगड़ी। जब अहमद शाह अब्दाली जीत गया तो दिल्ली की जो स्थिति थी और भी क्या हो गई, खराब हो गई, क्योंकि उस समय जो मराठे थे, मराठे पूरी तरह से हार गए अब पानीपत के तृतीय युद्ध में, और यहाँ पर अब्दाली की जीत हुई। जब अब्दाली यहाँ पर जीता तो जो और भी दिल्ली की जो भी स्थिति थी उस समय और भी क्या हो गई, खराब हो गई। तो यह भी एक दुखद घटना रही। फिर देखते हैं 1764 अब्दाली का आक्रमण। 1764 में अब्दाली ने क्या किया, फिर आक्रमण किया, दिल्ली को तहस नहस कर दिया, मतलब दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया वो 1764 में आक्रमण किया। तो यह भी देख सकते हैं आप। 18वीं सदी के अंत तक लाल किला अपने वैभव से खाली हो चुका था। 18वीं सदी के अंत में अगर देखा जाए तो लाल किला अब पूरी तरह से वह ताकत अब नहीं रही है, पूरी तरह से अब खाली हो गया है। मतलब कि जो पहले शानो और शौकत रहती थी, लोग ठाट बाट से रहते थे, अब ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और भी देखते हैं आगे। देखें अंग्रेजों का शासन 1803 से 1857। अब यहाँ पर अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने 1803 से लेकर 1857 तक यहाँ पर शासन किया, उसको भी देखते हैं। पहला देखें तो 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर देखें तो दिल्ली में मराठे थे, लेकिन 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों का यहाँ पर नियंत्रण पूरी तरह से हो गया है। और भी देखते हैं। शाह आलम द्वितीय और बहादुर शाह जफर केवल प्रतीक मात्र रह गए। जो शाह आलम द्वितीय हैं और बहादुर शाह जफर केवल एक प्रतीक मात्र रह गए। मतलब कि सबको पता है कि सम्राट बैठे हुए हैं, लेकिन वह केवल एक नाम मात्र के हैं। वह अपना निर्णय या फिर कोई भी फैसले वह नहीं ले सकते हैं, केवल एक प्रतीक मात्र हैं। तो ऐसी स्थिति आ गई। देखें असली सत्ता अब अंग्रेजों के हाथ में थी। जो असली सत्ता थी वह अंग्रेजों के हाथ में थी। तो यहाँ पर अंग्रेजों का पूरा नियंत्रण हो गया और यहाँ पर मुगलों का धीरे धीरे सफाया हो गया। और भी देखते हैं 1857 का संग्राम और बहादुर शाह जफर। 1857 का जो विद्रोह हुआ, कोई संग्राम कहता है, इसे कई नामों से जानते हैं लोग। जो बहादुर शाह जफर यहाँ पर जो भी क्रांतिकारी थे उनका यह नेता बनेगा। देखते हैं उसको भी। 1857 के विद्रोह में लाल किला केंद्र बना। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय लाल किले को केंद्र में रखा गया और उस समय वहाँ के शासक थे बहादुर शाह जफर, और क्रांतिकारियों ने इन्हें सम्राट कहा कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, और इन्होंने उनका नेतृत्व किया भी। लेकिन और क्या हुआ, क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा मानो भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह दबा दिया। यह जो 1857 का
जो संग्राम था यह कुछ समय के लिए लगा कि भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जो भी विद्रोह हो रहे थे वह एक साथ हर जगह नहीं हुए। जो विद्रोह हुए वह छिटपुट कर कर हुए। कहीं 2 दिन के बाद हुआ, कहीं 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 5 दिन के बाद हुआ, कहीं 3 दिन के बाद हुआ। मतलब कि जब ऐसी हुई तो अंग्रेज इसे दबाने में पूरी तरह से सक्षम हो गए वो, और पूरे विद्रोह को वह दबा दिए। नहीं तो उसी समय कहते हैं कि भारत आज़ाद हो गया होता, स्वतंत्र हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो विद्रोह हैं वह एक साथ पूरे भारत में नहीं हुए। मतलब कि एकजुटता की कमी रही। देखते हैं और भी, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लाल किले में ही मुकदमा चलाया गया। जो बहादुर शाह जफर हैं, जो कि क्रांतिकारियों का सम्राट घोषित हुए हैं, तो इन पर लाल किले में ही मुकदमा चलाया गया। जिस लाल किले में आप शासन कर रहे थे, गद्दी पर बैठे हुए थे, अब उसी लाल किले में आप पर मुकदमा चल रहा है। काफी यह दुखद घटना है। देखते हैं और भी। बाद में उन्हें रंगून भेजा गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर मुकदमा चला और उन्हें रंगून भेज दिया गया। रंगून मतलब म्यांमार। और उनकी 1862 में वहीं पर मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर की बात करते हैं। देखें, अंग्रेजों ने लाल किले के बड़े हिस्से को नष्ट कर वहां सैनिक छावनी बना दी। जो अंग्रेज हैं, लाल किले के एक बड़े हिस्सों को नष्ट कर दिए, तोड़ दिए, और वहां पर सैनिकों की वह छावनी बना दी है। तो इतना आप देखे होंगे। और भी देखते हैं। 20वीं सदी और INA ट्रायल 1945 से 47। देखें तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि INA, यहाँ पर देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लाल किला फिर चर्चा में आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लाल किला फिर से चर्चा में आ गया, क्योंकि अगर थोड़ा सा पीछे अगर जाएं तो जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे और उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और अंग्रेजों ने भारत में सैनिकों की भर्ती की, और वह लाखों की संख्या में सैनिक थे। वह उनको ले गए और ब्रिटिश सेना की ओर से, मतलब ब्रिटिश की तरफ से, उन्हें युद्ध में झोंक दिया गया और युद्ध में शामिल कर दिया गया। लेकिन सिंगापुर में ब्रिटिश हार गए। जब ब्रिटिश हार गए वहाँ पर, तो जो भारतीय सैनिक थे, जो लाखों की संख्या में थे, उन पर जापान ने कब्जा कर लिया। मतलब जापान के कब्जे में वो लोग आ गए। जब जापान के कब्जे में आए तो वो लोग सारे जो भी सैनिक थे वह जापान चले गए। जापान गए तो वहाँ पर उनका एक नेता बना, जो कि कैप्टन मोहन सिंह। उन्होंने जापान की मदद से सभी सैनिकों का वह नेता बना, वह प्रमुख बना। वह जब देखें तो भारत में सुभाष चंद्र बोस गए वहाँ पर, जापान गए, तो उन्हीं सैनिकों से के माध्यम से उन्होंने सोचा कि भारत को आज़ाद करने के लिए
और उन्हीं सैनिक का उपयोग करते हैं और भारत पर हम लोग हमला करते हैं, मतलब आक्रमण करते हैं भारत पर। और जो भी ब्रिटिश हैं यहाँ से उनको खदेड़ देते हैं। लेकिन जब वह सारे सैनिकों को लेकर यहाँ आए और कुछ क्षेत्र यहाँ पर, जैसे कि आप कोहिमा देख सकते हैं, इम्फाल देख सकते हैं, वहाँ पर कुछ जीते वो क्षेत्र। लेकिन उसी समय मौसम खराब हो गया और मौसम मतलब कि उस समय बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो जो भी पुलिसकर्मी थे, सैनिक थे, उनको समय पर भोजन भी नहीं मिला। जो रसद पानी है वह भी धीरे क्या होने लगी, समाप्त होने लगी। और उसी समय जापान भी युद्ध में हार गया। मतलब कि उसी समय अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम का प्रयोग किया और जापान आत्मसमर्पण कर दिया। तो वहाँ से जो भी जापान उनको सहायता दे रहा था वह भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। जब सहायता देना बंद कर दिया तो जो भी यहाँ पर सैनिक थे वह कमज़ोर हो गए, उनके पास कोई भी अब सहायता कुछ भी नहीं थी। तो उस समय जो अंग्रेज थे वह उनको आसानी से अपने कब्जे में ले लिए। तो इन पर जो कब्जे में लिए गए सैनिक थे उन पर मुकदमा चलाया गया और वह मुकदमा इसी लाल किले में चलाया गया। तो वही यह जो आईएनए है वही है यह। देखते हैं और भी 1995 1945 से 46 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा यहीं चलाया गया। जो आज़ाद हिंद फौज के जो भी सैनिक थे उनका मुकदमा यहीं पे चलाया गया, मतलब लाल किले में ही मुकदमा चलाया गया। और भी देखते हैं पूरे भारत में यह खबर फैलते ही जन आक्रोश भड़का और स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। जैसे ही लोगों ने जाना, भारतीयों में जब जाना कि जो जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा है वह हमारे ही लोग हैं, तो पूरा जन आक्रोश का जो समर्थन है उन लोगों का वह वहाँ पर आया। लोग वहाँ पर दंगे करने लगे, काफ़ी सारे देख सकते हैं यहाँ पर जन आक्रोश भड़का और स्वतंत्रता आंदोलन की नई ऊर्जा मिली। जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय वह पूरी तरह से भड़क गए। वो जब भड़क गए तो इनके सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा वहाँ। तो यह जो मुकदमा चला था यह तो लाल किले में यह चला था। और भी देखते हैं स्वतंत्र भारत और लाल किला। स्वतंत्र भारत और लाल किले को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र भारत का पहला दिन। 15 अगस्त 1947 जो स्वतंत्र भारत का क्या है, पहला दिन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और कहा, पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फहराया और कहा, क्या कहा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखें तो यहाँ पर हम पर कहे जो नेहरू हैं वह बोले कि यहाँ पर आधी रात का यह समय है जब दुनिया सो रही है। मतलब नेहरू बता रहे हैं कि जो आधी रात का यह समय है जो पूरी दुनिया सो रही है लेकिन भारत जाग रहा है। मतलब जाग रहा है का मतलब भारत अपना आज़ादी का जश्न मना रहा है, अपनी खुशियाँ मना रहा है, क्योंकि भारत उस समय क्या हो गया है, आज़ाद हो गया है। अब जो
जिस चंगुल में भारत फंसा हुआ था उससे क्या हो गया, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया है। तो उसी की बात की जा रही है। तब से हर वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। उसके बाद हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से संबोधन देते हैं। 2007 से में लाल किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 2007 में लाल किले को जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें शामिल किया गया, मतलब यूनेस्को की सूची में लाल किला को रखा गया। और भी देखते हैं, आज यहाँ साउंड एंड लाइट शो होता है। वहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो वहाँ पर साउंड एंड लाइट शो होता है और मुगलों से लेकर भारत की आज़ादी तक का, स्वतंत्रता तक का पूरी कहानी वहाँ पर सुनाई जाती है। देख सकते हैं आप, आज यहाँ साउंड एंड लाइट शो होता है जिसमें मुगल काल से लेकर आज़ादी तक की पूरी कहानी सुनाई जाती है। तो आप लाल किले की पूरी एक एक घटना को एक आसान भाषा में समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।